हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम तक हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, इसके क्या उद्देश्य रहे हैं, इसका विरोध इंडिया में क्यों हुआ, ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसमें कहा गया था कि इस आयोग की समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक ऐसे आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो इस आयोग के प्रगति की समीक्षा करेगा कि इस आयोग में जितने भी प्रावधान थे वो किस हद तक सक्सेस हुए। तो उसके बाद आप लोग देखते हैं, हमने पढ़ा था कि 1927 में, हालांकि 10 साल बाद उस आयोग की नियुक्ति नहीं हुई, वो आयोग 10 साल बाद गठित नहीं हुआ, उससे 2 साल पहले गठित हो गया था 1927 में। फरवरी 1928 को ये आयोग भारत पहुंचा और भारत के लोगों ने इसका विरोध क्यों किया ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने अलग अलग स्थानों से इसका विरोध किया और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर जब लाठीचार्ज हुई थी लाहौर में तो उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के बाद हमने पढ़ा था कि मोतीलाल नेहरू ने अपनी संवैधानिक मांगों के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है 1928 में। और इसी नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग सरकार के समक्ष रखी थी। ऐसा हमने लास्ट तक पढ़ा था कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो क्यों लाई गई, किसके द्वारा लाई गई, मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई गई। तो इस प्रकार से हमने लास्ट तक पढ़ा था। अभी आज का जो टॉपिक है, आप लोग हेडिंग लिखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और यह कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929, 1929। यह महत्वपूर्ण है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम तक जब हमने पढ़ा था कि कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसके बाद उसके अधिवेशन क्रमानुसार होते गए हर साल। और ये कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है, पहली बात तो ये जानते हैं, क्योंकि हमने लास्ट तक पढ़ा था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, उनको जब सजा हो गई, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो इन राजनीतिक कैदियों ने जेल में जब अनशन किया, और इसी अनशन के क्रम में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि जतिन दास एक आदमी थे, उन्होंने उनकी इस अनशन के दौरान ही या भूख हड़ताल के दौरान ही 64 दिन के बाद मृत्यु हो गई। और भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, इन्होंने सरकार के विरुद्ध अपनी मांग कुछ इस प्रकार रखी थी। ये फिर ये लोग पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे, जबकि कांग्रेस के लोग बड़े विनम्र थे। उस समय जो महात्मा गांधी है ये मतलब हिंसा पर विश्वास नहीं रखते थे। और आप लोगों ने लास्ट टाइम तक जो पढ़ा होगा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस 1906 में अपने कलकत्ता अधिवेशन के माध्यम से स्वराज का प्रस्ताव रख चुकी थी, लेकिन जो ये युवा वर्ग था, ये जो यूथ था, भगत सिंह की टीम या राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये चाहते थे कि स्वराज न होकर के अब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए और अंग्रेजों को यहां से भगा दिया जाए। इस प्रकार से कुछ इनका उद्देश्य था और इन्होंने जेल में अनशन कर दिया। इसका प्रभाव जब बाहर जनता, यानी कि जेल के अंदर ये क्रांतिकारी अनशन कर रहे हैं, और इसका प्रभाव जनता पर भी देखने को मिला। जनता ने इनका समर्थन करना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है एक दबाव पड़ेगा कांग्रेस की तरफ। और इसलिए जब कांग्रेस का यह अधिवेशन बुलाया गया, नेहरू उसमें उस समय युवा थे, उन्होंने गांधी जी को समझाया कि क्यों ना अब कांग्रेस के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया जाए, ये अंग्रेजों के विरुद्ध स्वराज की मांग को नकारा जाए और जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वाधीनता है, उसकी मांग की जाए। तो इसी क्रम में 31 दिसंबर 1929 को अधिवेशन हुआ लाहौर में, रावी नदी के तट पर। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने, इसकी अध्यक्षता किसने की है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929। कल एनडीए का एग्जाम हुआ था, उसमें यह पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में ही
कांग्रेस के माध्यम से या कांग्रेस के अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी कि इससे पहले 1906 का जो कलकत्ता वाला अधिवेशन था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो हुआ, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज की मांग या स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अब वो स्वराज से बढ़कर वो पूर्ण स्वाधीनता की बात कर रहे हैं। और ये भी डिसाइड किया गया था इसी दिन, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे वो रावी नदी के तट पर लाहौर में जहां पर यह अधिवेशन हो रहा था, वहां पर उन्होंने पहली बार तिरंगा झंडा भी फहराया था इसी अधिवेशन में। और यह डिसाइड किया गया कांग्रेस के द्वारा कि आने वाली जो 26 जनवरी होगी, यानी कि 31 दिसंबर को तो यह अधिवेशन हुआ, इसका मतलब 26 जनवरी अब कब आएगी, 1930 को। इसका मतलब 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब हर साल 1930 से 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। यानी कि पूर्ण स्वराज का मतलब होता है, एक तो था स्वराज जिसको हमने डोमिनियन स्टेट पढ़ा था क्लास में कि अंग्रेज भी यहां पर रह सकते हैं, भारत के लोग तो यहां पर रहेंगे ही, लेकिन भारतीय लोगों के संबंध में जो नीति नियम बनाने के अधिकार है वो भारत के लोगों को दिया जाए। जबकि पूर्ण स्वराज का मतलब है एक प्रकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। और ये अधिवेशन, ये मांग या ये प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की है, आप लोगों को पेपर की दृष्टि से ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की है। पहली बार कांग्रेस के इसी अधिवेशन में तिरंगा को फहराया गया था लाहौर में, और इसी अधिवेशन में यह डिसाइड किया गया कि आने वाली जो 26 जनवरी 1930 होगी उसको स्वराज, पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तीसरी बात महत्वपूर्ण क्या है, इसी लाहौर अधिवेशन में जो महात्मा गांधी है, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का छूट दी गई, यह अधिकार प्रदान किया गया। अब क्या होता है, इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की है। इसी अधिवेशन में पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया गया कांग्रेस के माध्यम से, और एक 26 जनवरी 1930 को लाहौर पूर्ण स्वराज या स्वाधीनता दिवस को मनाने की घोषणा की। तो आप लोग इसको लिखिए अच्छे से, अपनी लाइन बना के, की पॉइंट लिख के। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद समझते हैं क्या होता है। यह घटना हो रही है 1929 की। अब इसके बाद कौन सी घटना घटित होती है, अब क्योंकि लाहौर अधिवेशन में जो महात्मा गांधी है उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का अधिकार भी दिया गया। इसका मतलब अब महात्मा गांधी अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में हमारे भारतीय इतिहास में गांधी जी का पदार्पण जो 1919 से 1947 तक माना जाता है, और हम लोगों ने लास्ट टाइम तक पढ़ा था कि 1917 का चंपारण आंदोलन हुआ, 1918 में अहमदाबाद हुआ, खेड़ा हुआ, खिलाफत हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। लेकिन चोरा चोरी की घटना के बाद वो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। लेकिन अभी गांधी जी क्या करते हैं उसको देखते हैं। जनवरी 1930 की बात हो रही है, इसको स्टेप वाइज देखिए किस तरीके से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था हमारे देश में, उसका कारण है। और कारण क्या है, गांधी जी ने गांधी जी की 7 सूत्रीय मांग, ये क्या है इसको समझते हैं। गांधी जी की 7 सूत्रीय मांग। महात्मा गांधी ने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को, इस समय भारत के जो वायसराय है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि हम वायसराय पढ़ चुके हैं, गवर्नर जनरल पढ़ चुके हैं, और इस समय भारत के जो वायसराय हैं वो है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 7 सूत्रीय मांग रखी, यानी कि 7 पॉइंट रखे, और इरविन को कहा कि आप तत्काल रूप से इस पर विचार कीजिए। अगर आप विचार नहीं करते हैं तो फिर हमें पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। अब क्या होता है, वो 7 सूत्रीय मांग कौन कौन सी थी। इनमें से महात्मा गांधी ने पहली मांग तो ये रखी
कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, यानी कि जो हमारे क्रांतिकारी थे और सरकार ने उनको गिरफ्तार कर रखा है, उनको छोड़ दिया जाए, यानी कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई। आप लोग वैसे वैसे करके इसको थोड़ा सा डेफिनेशन बना के या पूरी लाइन बना के इसको लिखते रहिए। 7 सूत्रीय मांगों में पहली सूत्रीय क्या थी कि जितने भी राजनीतिक कैदी जो सरकार के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, उनको छोड़ दिया जाए। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो भारत के लोग हैं उनको आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने की छूट दी जाए। यानी कि जो भी भारत के लोग हैं उनको अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की, बंदूक रखने की या चाकू रखने की, जो भी हथियार है उनको रखने की छूट दी जाए। फिर इसी के अलावा बहुत सारी चीजें थी और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें है कि नमक टैक्स या नमक कर उसको समाप्त किया जाए। नमक कर को समाप्त करना मतलब ये कि उस समय जो अंग्रेज हैं ये भारत में नमक बनाते थे, क्योंकि भारत आप लोग जानते हैं कि तीनों और इसके समुद्र हैं और बहुत सारे जो इसके तटीय राज्य हैं वहां पर समुद्र बनता है, वहां पर नमक बनता है। और क्योंकि अंग्रेज नमक यहीं पर बनाते थे और नमक टैक्स भी भारत के लोगों से वसूलते थे, तो गांधी जी को ये बहुत अच्छा नहीं लगा और भारत के लोग भी इसका समय समय पर विरोध करते आए थे कि नमक पर जो टैक्स लगाया गया है वो न लगाया जाए, भारत के लोगों से नमक टैक्स न वसूला जाए। तो महात्मा गांधी ने जो इरविन के सामने 7 सूत्रीय मांग रखी, उन 7 सूत्रीय मांगों में से प्रमुख प्रमुख बातें ये थी कि जितने भी राजनीतिक कैदी गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा कर दो, जितने आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की छूट दे दी जाए, नमक टैक्स जो भारत के लोगों से वसूला जा रहा है उस नमक टैक्स को खत्म कर दिया जाए। ऐसे इस प्रकार से अन्य भी मांगे थी, लेकिन महत्वपूर्ण मांगे ये है, ये मांगे इरविन के सामने रखी, एक प्रस्ताव तैयार किया था गांधी जी ने। अब क्या हुआ, इरविन के द्वारा 1 महीने के अंदर अंदर जब बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो महात्मा गांधी को लगा था कि अब अंग्रेज नहीं मानने वाले, और क्योंकि इस प्रस्ताव में महात्मा गांधी ने कहा भी था कि अगर आप इस प्रस्ताव पर अमल नहीं करते हैं तो हमें पूरे देश में एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करना पड़ेगा या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, इरविन ने इसमें कुछ अच्छा खासा रिस्पांस नहीं दिया, अंग्रेजों के द्वारा जब अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो महात्मा गांधी ने इसी वर्ष अर्थात फरवरी 1930 को कांग्रेस की एक कार्य समिति की बैठक बुलाई और यह बैठक बुलाई थी साबरमती में। और इस बैठक में यह डिसाइड किया गया, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी और इसी बैठक में यह डिसाइड किया गया था कि अब क्या होगा, पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का जो निर्णय लिया वो कांग्रेस की किस कार्य समिति बैठक में शुरू किया था, तो ये साबरमती कार्य समिति बैठक थी। देखिए आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कार्य समिति बैठक और अधिवेशन में क्या अंतर है, अधिवेशन तो होता था जो वर्ष में हो रहा है और कार्य समिति की बैठक का मतलब है कांग्रेस की अपनी एक बैठक होती है और वो बैठक कितनी बार भी हो सकती है। लेकिन जो अधिवेशन है, जो वार्षिक अधिवेशन है, वो साल में एक बार होगा। और एक होता है विशेष अधिवेशन, वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए बुलाया जाता है। जैसे इमरजेंसी में कोई प्रस्ताव पारित करना है तो कांग्रेस क्या करती थी, एक अपना विशेष अधिवेशन बुलाती थी। जैसे 1938 में एक तो हुआ था हरिपुरा का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो आपके सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार की थी। लेकिन उसी साल कांग्रेस का एक विशेष सम्मेलन गढ़वाल के श्रीनगर में भी हुआ था। तो विशेष अधिवेशन किसी विशेष प्रयोजन के लिए बुलाया जाता है, जबकि वार्षिक अधिवेशन अपने नियत समय तक होता है। और जो बैठक है, बैठक कांग्रेस कभी भी बुला सकती थी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। एक वार्षिक अधिवेशन, दूसरा विशेष अधिवेशन और तीसरा आप लोगों का है कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक। बैठक कितनी बार भी बुलाई जा सकती है, ऐसा आप लोग भी समझते हैं। तो फरवरी 1930 की बात है, महात्मा गांधी ने यह डिसाइड कर लिया साबरमती की बैठक में कि अब पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि लॉर्ड इरविन जो उस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस गांधी जी की मांग का नहीं दिया। और इसी के संदर्भ में फिर पूरे देश में अब शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
आप वैसे वैसे इसको लिखते रहिए, जहां पर आप लोगों को लग रहा है कि लिखना चाहिए उसको हेडिंग बना के लिखिए इस चीज को। अब आप लोग हेडिंग लिखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? ये शुरू हुआ था 1930 में। पहली बात तो ये शुरू कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने इरविन के सामने एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव क्या था? अपनी 7 सूत्रीय मांग। उन मांगों पर जब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो महात्मा गांधी ने चुनौती भी दी थी कि अगर इस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैं पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा। फिर फरवरी 1930 को बैठक बुलाई गई कांग्रेस की साबरमती में, और उसमें यह डिसाइड किया गया कि अब पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन एकदम से शुरू नहीं हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। कैसे? इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है दांडी मार्च से, यानी कि दांडी यात्रा से। ये जो दांडी यात्रा है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही है। महात्मा गांधी ने क्या किया? जो नमक पर टैक्स वसूलते थे उस टैक्स को खत्म करने के लिए नमक यात्रा की। उसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, दांडी यात्रा भी कहा जाता है, या नमक यात्रा भी कहा जाता है। और ये जो नमक यात्रा है ये गांधी जी ने शुरू किया था साबरमती आश्रम, जो उनका गुजरात पड़ता है, और गुजरात में ही एक जगह पड़ती है उसका नाम है दांडी। दांडी इसकी शुरुआत कब हुई? 12 मार्च से गांधी जी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक साबरमती से दांडी तक लगभग 358 किलोमीटर की अपने अनुयायियों के साथ, अपने 78 अनुयायियों के साथ एक पैदल मार्च की थी साबरमती से दांडी तक। इसी को हमारे भारतीय इतिहास में दांडी मार्च कहा जाता है। ये दांडी मार्च क्यों हुई, किस उद्देश्य से की गई थी? नमक कानून का विरोध करने के लिए, क्योंकि दांडी जो समुद्र के तट पर पड़ता है। गांधी जी ने शुरू किया था 12 मार्च से। इस दांडी यात्रा में कुल कितने अनुयायी उनके शामिल थे? तो आप लोगों का आंसर होगा 78, और एक गांधी जी स्वयं थे, मतलब 79। लेकिन नॉर्मली पेपर में यह पूछा जाता है कि जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ उनके कुल कितने अनुयायी थे? तो 78 थे। कब शुरू हुई? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। कहां से? साबरमती से दांडी तक। और ये दोनों जगह कहां पड़ती है? गुजरात में। और जैसे ही 6 अप्रैल को महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचे तो दांडी में उन्होंने नमक को हाथ में लेकर के, समुद्र के तट पर नमक को हाथ में लेकर के ये शपथ ली कि आज के बाद हम नमक पर कर नहीं देंगे, नमक पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। और यहीं से उन्होंने पूरे देश में एक आंदोलन की शुरुआत कर दी, एक आंदोलन की घोषणा कर दी। उसी को हमारे भारतीय इतिहास में कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 12 मार्च से नहीं माना जाएगा। 12 मार्च से तो उन्होंने साबरमती से यात्रा शुरू की थी। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से शुरू माना जाता है, क्योंकि दांडी में पहुंचकर 6 अप्रैल को दांडी में पहुंचकर उन्होंने नमक कर को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ ही यह आंदोलन पूरे देश में शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? इस आंदोलन की विशेषता क्या थी? मुझे उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ चुके होंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन एकदम से शुरू किया गया आंदोलन नहीं था। यह आंदोलन नमक यात्रा या दांडी मार्च के बाद शुरू होता है। और दांडी मार्च कहां है, कहां से कहां तक हुई थी? साबरमती से दांडी तक। कितने अनुयायी थे? 78। अब आप लोग उत्तराखंड के संदर्भ में इस चीज को देखोगे तो उत्तराखंड के संदर्भ में दांडी मार्च में कुल 3 लोग शामिल थे। आप लोग जानते हैं, एक भैरवदत्त जोशी थे, एक ज्योतिराम कांडपाल थे, एक गोरखावीर खड़क सिंह थे। और ज्योतिराम कांडपाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात के धरसणा नामक स्थान पर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में वहां पर धरना दिया था। अब क्या है, आगे जाके इस चीज को पढ़ते हैं। ये पूरा हो चुका है दांडी मार्च, साबरमती से दांडी 12 मार्च से 6 अप्रैल, और 6 अप्रैल को पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। और इसी के साथ पूरे देश में ये घोषणा हो चुकी थी, पूरे देश में ये संदेश फैल चुका था कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया है।
अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या चीज हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है कि अहिंसात्मक तरीके से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहिंसात्मक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित करना, विदेशी वस्त्रों की, मतलब जो चीजें असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने प्रयोग किया वही चीजें कुछ इसमें यहां पर भी देखने को मिलती है। विदेशी चीजों, विदेशी शराब के दुकानों पर धरना दिया गया, जो विदेशी वस्त्र थे, विदेशी वस्तुएं थी, उनका बहिष्कार किया गया, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें शामिल थी जिनका गांधी जी ने विरोध किया। और मुख्य तौर पर यह था नमक पर आधारित, नमक टैक्स का विरोध करना। और किस तरीके से विरोध करना? गांधी जी ने पहले ही इसमें संदेश दिया था अपने अनुयायियों को कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, ये आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसात्मक होगा, लेकिन इसमें विदेशी वस्त्रों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी शराब की दुकानों पर धरने दिए जाएंगे। इस प्रकार के प्रावधान कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन में थे। कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 ये है। अब आप लोगों को ये पहली बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। कहां से शुरू हुआ? डांडी से। फिर क्या होता है, पूरे देश में जैसे ये शुरू हुआ था तो एकदम से अलग अलग स्थानों से इसका नेतृत्व अलग अलग व्यक्तियों ने किया। अब आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और गांधी जी के जितने भी समर्थक हैं अलग अलग स्थानों पर, देश के अलग अलग स्थानों पर जो जो अनुयायी हैं, जो समर्थक गांधी जी के हैं, उन्होंने इसको अपने स्तर से इस आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर दिया। जैसे कि तमिलनाडु में, केरल में हो गया, मणिपुर में हो गया, अपना जो सीमांत प्रांत है पाकिस्तान का, जो पेशावर वाला क्षेत्र है, वहां पर हो गया। तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोगों ने इसका समर्थन किया था। जैसे सबसे पहली बात तो महात्मा गांधी उस समय कहां थे? गुजरात में। इसमें अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तमिलनाडु में नमक कानून का विरोध किसने किया? तो तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है तंजोर, और तंजोर जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है, यहां पर जो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्होंने यहां पर नमक कानून का विरोध किया था। तो पहली बात ये कि अगर प्रश्न पूछता है कि नमक कानून का विरोध, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून का विरोध तमिलनाडु में किसके द्वारा किया गया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पूरे देश में किसके नेतृत्व में हो रहा है? गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन अगर तमिलनाडु की बात करता है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आएगा। दूसरी बात, वहीं अगर हम लोग बात करें केरल का जो मालाबार क्षेत्र है, वहां पर भी एक आदमी ने इसको अपना समर्थन दिया था और उस आदमी का नाम था के कलप्पन। के कलप्पन नामक व्यक्ति ने केरल के मालाबार वाले तट पर नमक कानून का विरोध किया था। उसी प्रकार से मणिपुर की अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर में एक 13 वर्षीय महिला थी, एक 13 वर्षीय बालिका थी, उनका नाम था गैडिन ल्यू। गैडिन ल्यू, गैडिन ल्यू नामक महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया था मणिपुर में। और मणिपुर में इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं कहते हैं, मणिपुर में इसे कहा जाता है जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन, यानी कि कई बार पेपर में आप लोगों के पूछा जाता है कि जिया तरंग आंदोलन कहां हुआ? तो ये जिया तरंग आंदोलन कोई अलग सा आंदोलन नहीं था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन देने के लिए महारानी गैडिन ल्यू, रानी गैडिन ल्यू, रानी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इस बालिका को रानी की उपाधि दी थी, ये गैडिन ल्यू को। और इसी गैडिन ल्यू के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक रूप था, वो चलाया था मणिपुर में। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? तमिलनाडु के तंजौर वाले तट पर सी राजगोपालाचारी द्वारा नमक कानून का विरोध किया गया। केरल के मालाबार वाले क्षेत्र में के कलप्पन एक व्यक्ति है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, इन्होंने वहां पर समर्थन किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का और नमक टैक्स का विरोध किया था। मणिपुर में गैडिन ल्यू के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया, जिसको कि वहां पर जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यह गैडिन ल्यू वही महिला है
जिसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रानी की उपाधि दी गई। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है पेपर में कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ, या किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस महिला को रानी की उपाधि दी गई। तो ये गैडिनली थी, ये महिला नहीं बल्कि 13 वर्ष की एक बालिका है। ये चीजें आप लोगों को आगे के लिए ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद क्या होता है, तो ये है मणिपुर में गैडिनली के द्वारा शुरू किया गया था, और जो महारानी रानी की उपाधि इनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं कि इससे आगे क्या होगा। सबने अवज्ञा आंदोलन जो पूरे देश में शुरू हो रखा है, इधर मणिपुर में भी स्टार्ट हो गया। मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन कहा गया है इसको। आप लोगों का के कलप्पन एक व्यक्ति है जिन्होंने केरल के मालाबार तट में इसको शुरू किया है। जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, इन्होंने आपका जो तमिलनाडु का तंजौर वाला तट है, यहाँ पर इस आंदोलन को समर्थन दिया और नमक कानून का विरोध किया। अब बात आती है इस सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो घटित होती है गुजरात में। गुजरात में एक जगह पड़ती है धराशाण नामक स्थान। गुजरात के धराशाण नामक स्थान पर बहुत सारे क्रांतिकारी थे। उन्होंने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में, ये धराशाण में एक शराब का डिपो था, क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन का एक उद्देश्य यह भी था कि विदेशी शराब की दुकानों पर धरने देना और विदेशी शराब का विरोध करना। तो सरोजनी नायडू के नेतृत्व में कई क्रांतिकारी वहां पर गए और उन्होंने धराशाण नामक स्थान पर, वहां पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान थी, उस अंग्रेजी शराब की दुकान के आगे धरना दे दिया और एक लंबे समय तक ये धरना चलता रहा। उसके बाद इसी समय अगर हम लोग जो पश्चिमी प्रांत है, हमारा उत्तर पश्चिमी प्रांत है, या आप लोगों का जो पेशावर वाला क्षेत्र है, यहां पर क्या हुआ, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछे जाने की संभावना होती है कि गुजरात के धराशाण नामक स्थान पर किसके नेतृत्व में धरना दिया गया था अंग्रेजी शराब की दुकानों पर। तो ये किसके नेतृत्व में दिया गया था, ये सरोजनी नायडू थी। अब बात करते हैं सीमांत प्रांत, आपका जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है भारत का उस समय, क्योंकि आज की डेट में तो ये पाकिस्तान के पास चले गया है, लेकिन तात्कालिक रूप से ये इंडिया था। तो भारत का उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसमें क्या है, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में उस समय क्या हो, या यूं कह सकते हैं कि पेशावर में इस समय क्या चल रहा था। पेशावर कांड आप लोगों ने सुना होगा, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन का समर्थन गांधीवादी विचारधारा के एक आदमी थे, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन जो हुआ, इस आंदोलन का नेतृत्व सीमांत प्रांत या उत्तर पश्चिमी प्रांत में किसके द्वारा किया गया था, तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। आप लोग लिखना चाहें तो इस चीज को नोट कर सकते हैं कि सीमांत गांधी कौन है। ये सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो है ये भारत की जो मुख्य भूमि है, प्रेजेंट वाला भारत, इनका ये यहां पर अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन गांधीवादी विचारधारा का उत्तर पश्चिमी प्रांत में प्रचार प्रसार क्योंकि इन्होंने किया, इसीलिए इनको सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान है। इन्होंने क्या किया, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा एक संगठन बनाया गया था और उस संगठन का नाम है लाल कुर्ती नामक संगठन। ये लाल कुर्ती संगठन किसके द्वारा बनाया गया था, तो लाल कुर्ती संगठन बनाया गया था खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा। अगर ये पूछे कि कब बनाया गया था, तो बनाया था 1929 में बन गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती संगठन कब बना, तो 1929 में। लेकिन इस लाल कुर्ती संगठन के सदस्यों ने
1930 के सबने अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया था पेशावर या पश्चिमी प्रांत में। क्या हुआ था इसमें? इस संगठन के सदस्यों को कहा जाता था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। किसी किसी बुक पे आप लोग यूं भी पढ़ते हैं कि खुदाई खिदमतगार एक संगठन था। उसको संगठन भी कह सकते हैं, ये यूं कह सकते हैं कि वो जो लाल कुर्ती के जितने भी मेंबर थे उनको भी खुदाई खिदमतगार कहते थे। तो लाल कुर्ती संगठन कहें या खुदाई खिदमतगार कहें, ये संगठन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1929 में बनाया गया और इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया था उत्तर पश्चिमी प्रांत में। अब क्या होता है, इसी दौरान इसी लाल कुर्ती या खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक पत्रिका इस दौरान निकाली थी। उस पत्रिका का नाम था पख्तून, यानी कि पख्तून नामक समाचार पत्रिका निकाली और इस पत्रिका के माध्यम से सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। अब इसके आगे उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो घटित होती है आपके पेशावर में, जिसको आप लोग जानते हैं पेशावर कांड के रूप में। 23 अप्रैल 1930 को इसी दौरान 23 अप्रैल 1930 को बहुत सारे अफगान स्वतंत्रता सेनानी थे जो सबने अवज्ञा आंदोलन का अपना समर्थन दे रहे थे। इस प्रांत में ये आंदोलन कर रहे थे इसी लाल कुर्ती संगठन के सदस्य, और इस दौरान वहां पर गढ़वाल बटालियन नियुक्त थी। 2/18 2/18 करके गढ़वाल बटालियन है, जिसके नायक थे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को उनके कैप्टन रिकेट ने जब उन स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने के आदेश दिए तो कहा जाता है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने मना कर दिया, उस आंदोलन उन स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, और बदले में क्योंकि अपना जो उनका कैप्टन थे रिकेट करके उसको भी गोली मार दी। इस घटना को पूरे भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के उपनाम से जाना जाता है, और क्योंकि ये पेशावर कांड की घटना है और ये जुड़ी हुई है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, और पेशावर कांड के जो नायक हैं वो कौन थे? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। क्योंकि ये घटना हम लोग उत्तराखंड के संदर्भ में ही पढ़ते हैं, क्योंकि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली आपके उत्तराखंड से थे, और उत्तराखंड जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें डिस्कस होती है, तो आप लोग इस चीज को नोट करते रहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्होंने पख्तून नामक समाचार पत्रिका निकाली, लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया था, और इसी खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्यों ने महात्मा गांधी को इस दौरान एक उपनाम, एक उपमा दी थी, और वो उपमा क्या थी? मलंग बाबा। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी को मलंग बाबा किसके द्वारा कहा गया। तो आप लोग देखते हैं महात्मा गांधी के कई सारे नाम हैं, राष्ट्रपिता है, बापू है, महात्मा है, अर्धनग्न फकीर भी उन्हें कहा जाता है जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये आप लोगों के मलंग बाबा किसके द्वारा कहा गया था? तो मलंग बाबा कहा गया था इसी खुदाई खिदमतगार के सदस्यों के द्वारा। और खुदाई खिदमतगार वो संगठन है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नियुक्त की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन कर रहा था उत्तर पश्चिमी प्रांत में। इस आंदोलन का इतना व्यापक प्रचार प्रसार हुआ पूरे देश में, और इसी को देखते हुए जब अंग्रेजों पर दबाव पड़ने लगा क्रांतिकारियों का, तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को मई 1930 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया। ये यानी कि मई 1930 में ही, मार्च में यह आंदोलन, अप्रैल में यह आंदोलन शुरू हुआ था। लगभग 1 महीने यह आंदोलन पूरे देश में चला, लेकिन पूरे देश में जब इसका व्यापक प्रदर्शन हुआ, व्यापक समर्थन इस आंदोलन को मिला, तो अंग्रेजों ने मई 1930 में गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया। हिंसा भड़काने के आरोप में, ये यूं कहें कि पूरे देश में अराजकता फैलाने के आरोप में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया, और इस प्रकार से यह आंदोलन थोड़ा सा शिथिल पड़ गया, थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। लेकिन महात्मा गांधी वही है, नहीं मानने वाले थे। उन्होंने जेल में भी अनशन करना शुरू कर दिया। ये यूं कहें कि जेल में ही जो महात्मा गांधी की जो सविनय अवज्ञा की नीति थी, विनम्रता पूर्वक अहिंसात्मक तरीके से अनशन करना, ये गांधी जी ने शुरू कर दिया। और फिर जब
सरकार पर ये चीजें दबाव डालने लगी तो उस समय के जो गवर्नर जनरल या वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको लगा कि महात्मा गांधी से बात करनी चाहिए और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब महात्मा गांधी से हम वार्तालाप करेंगे और इसी को जाना जाता है गांधी इरविन पैक्ट, ये गांधी इरविन समझौता। ये गांधी इरविन समझौता इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि महात्मा गांधी ने अनशन शुरू कर दिया जेल में। एक बड़े लेवल पर पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया, पूरी जनता महात्मा गांधी को समर्थन कर रही है। इस चीज को देखते हुए लॉर्ड इरविन को लगा कि कन्वर्सेशन, वार्तालाप होना जरूरी है और फिर हुआ यही। इसको कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। अब आप लोगों को यह ध्यान में रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो दांडी मार्च है वो 1930 में हुई थी, लेकिन अगर गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो ये 5 मार्च 1930 को हुआ था। और इसी गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक तो है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था, लेकिन अगर दिल्ली पैक्ट की बात करें या दिल्ली पैक्ट को ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है और यह हुआ था 5 मार्च 1930 को। इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए? इसमें दो इरविन के मध्य और गांधी के मध्य जब वार्तालाप हुआ तो इसमें दोनों के मध्य या सरकार के द्वारा कांग्रेस की कौन कौन सी बातें मानी गई। जैसे पहले इरविन ने गांधी जी के उन मांगों को स्वीकार कर लिया जो उन्होंने अपनी मांग में रखी हुई थी। कौन कौन सी मांगे? इरविन ने पहली बात, जो राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करने पर ये सहमत हो गए। भारत के लोगों को हथियार रखने की छूट दे दी। जो नमक टैक्स है उसको वापस ले लिया। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोविजन थे, बहुत सारे प्रावधान थे जिनका आपस में तालमेल बिठा करके इरविन ने वो चीजें स्वीकार कर ली। और इसी के बाद महात्मा गांधी को यह भी बोला गया था कि ठीक है, जब ये सारी चीजें आपने मान ली है तो अब आपको गोलमेज सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट करना होगा, गोलमेज सम्मेलन में भी आना होगा। मतलब ये कि साइमन कमीशन के तर्ज पर, यह साइमन कमीशन के जो आयोग था, साइमन कमीशन था, उसमें भी यह कहा गया था कि गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा भारत के लोगों और ब्रिटेन के लोगों के मध्य बातचीत करने के लिए या वार्तालाप करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। और जो भारतीय इतिहास में गोलमेज सम्मेलन है वो 3 हुए थे। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। तो क्योंकि 1930 से 31 तक चला था पहला गोलमेज सम्मेलन, और महात्मा गांधी ने जब इरविन के साथ समझौता कर लिया और इसी में ये चीजें भी उभर करके आई, महात्मा गांधी ने कहा था कि ठीक है, मैं अब जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में होगा उसमें पार्टिसिपेट करूंगा 1931 को। ये सारी चीजें हुई थी 5 मार्च 1930 को। लेकिन भारत पूरे देश में जब ये समझौता हुआ तो कई लोगों ने तो कहा कि ठीक है, लेकिन भारत का जो युवा वर्ग है उन्होंने महात्मा गांधी का इस समय विरोध किया। और वो जो यूथ था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था महात्मा गांधी के इस फैसले से। क्यों नहीं था? क्योंकि महात्मा गांधी ने जब इरविन के साथ समझौते किए और अपनी मांगों को रखा तो उन्होंने एक बार भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के संदर्भ में बात नहीं रखी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। क्योंकि हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा था कि 1929 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब कैद कर दिया गया था तो फरवरी 1930 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और 23 मार्च 1931 को, फरवरी 1931 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। और 23 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 23 मार्च 1931 को
इनको फांसी की सजा हो गई, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था और कुछ दिन बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा मिली थी। इसलिए भारत के लोगों ने इसलिए विरोध किया कि महात्मा गांधी चाहते तो इस समय उनकी फांसी की सजा को निरस्त करा सकते थे या कम उनकी सजा को, उनकी फांसी की सजा को किसी दूसरी सजा में कन्वर्ट करा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया। इसलिए भारत का जो यूथ था उन्होंने इस सम्मेलन का विरोध किया, इस समझौते का विरोध किया। इस गांधी इरविन समझौते को 1930 यहाँ पर गलती से हो गया था, ये 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। मैंने बोला तो 1931 था, लेकिन गलती से वहां पर 1930 हो गया। तो ये चीजें हैं। गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो इसी के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्थगित या समाप्त करने का डिसीजन लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए भी ये तैयार हो गए। तो इस प्रकार से ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू होता है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के साथ ही ये समाप्त हो जाता है। ओके, तो अभी आप लोग इस चीज को नोट कीजिए। कहीं पर किसी को कोई डाउट होता है, कहीं पर किसी को समझ में कोई चीजें नहीं आती है, तो आप लोग इस चीज को पूछ सकते हैं। ओके, अभी एक दूसरी चीज है और वो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन। ये कराची अधिवेशन क्या है? इसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये क्या है, किस प्रकार से ये हुआ हमारे भारतीय इतिहास में? आप लोग लिखिए कराची अधिवेशन डैश करके 1931। कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है 1931 में, ये कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के इसी अधिवेशन के माध्यम से पहली बार मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये जो मूल अधिकारों का प्रस्ताव है, ये किसके द्वारा पारित किया गया, ये किसके द्वारा ये प्रस्ताव तैयार किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था अपने अधिवेशन से। अगर ये पूछता है पेपर में कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तब तो आप लोगों का आंसर आएगा वल्लभ भाई पटेल। अगर यूं पूछता है कि मूल अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन से पारित किया गया था, तो ये कराची अधिवेशन था, 1931 में हुआ। मूल अधिकारों का प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये जो फॉर्मेट है मूल अधिकारों का, ये किसने तैयार किया था? तो आप लोगों का आंसर फिर आएगा जवाहरलाल नेहरू। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है, तो आप लोगों को इस संदर्भ में ध्यान रखना है। इसी कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी जब इस अधिवेशन से बाहर आ रहे थे, गांधी जी, तो कराची में ही इनको काले झंडे दिखाए गए थे भारत के लोगों के द्वारा, ये भारत के जो युवा थे उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी। और इसमें कहा जाता है कि अगर महात्मा गांधी इरविन समझौते के दौरान इस बात को रखते तो शायद ये घटना नहीं घटित होती। इसीलिए महात्मा गांधी का विरोध इस दौरान देखने को मिलता है। तो इस चीज को आप लोग स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिए। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी की जो मांग रखी हुई थी इरविन के सामने 11 सूत्रीय मांगे, जो 1930 में रखी, जनवरी 1930 में। उसके बाद साबरमती की जो कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें यह डिसीजन लिया गया था कि अब पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? इसके कारण है कि जो राजनीतिक कैदी हैं, महात्मा गांधी ने जो अपनी मांग रखी थी इरविन के समक्ष, उन पर कोई रिस्पांस न मिलना, और अंततः दांडी मार्च होता है और दांडी मार्च के बाद ये आंदोलन शुरू होगा। गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी इरविन समझौता के बाद कराची अधिवेशन। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। आप लोग इस चीज को नोट कीजिए, बाकी आगे। थैंक यू।